तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप में से जो भी स्टूडेंट इस समय एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम इस क्लास के अंदर आज 3 टॉपिक्स बेसिकली एक रिवाइज करने का ट्राई करेंगे। क्योंकि देखो, एक क्लास के अंदर मैं बोलूं कि आपको सारे टॉपिक कवर करा दूंगा तो मेरे भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम यहाँ पे इसके सोल्व करने का ट्राई करेंगे। जैसे हमारा जो पहला पहला यहाँ पे टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यानी कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दूसरा टॉपिक रहेगा नेशनल पार्क्स और तीसरा टॉपिक रहेगा फेयर एंड फेस्टिवल्स। तो पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दूसरा नेशनल पार्क, तीसरा भारत के महत्वपूर्ण त्योहार। तो चलिए बिना वेट करे क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आप में से जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास की पीडीएफ चाहता है, जैसे कल मैंने आपके साथ एक 6 घंटे की मैराथन ली थी, उस 6 घंटे की मैराथन की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। आप यहां पे स्कैन करके डायरेक्टली मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपको डेली की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करेंगे। पहला पहला क्वेश्चन आर्टिकल से रहेगा। कह रहा है कि वोट देने का अधिकार इन चारों में से कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? अगर मैं आपसे पूछूं कि वोट देने का अधिकार इन चारों में से कौन से आर्टिकल में दिया, तो क्या आंसर होगा? राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 326। राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 326। अगर आपकी उम्र 18 साल है या 18 साल से ज्यादा है तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। अगला आइए, इनमें से कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति की शपथ के साथ जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति की शपथ के साथ जुड़ा हुआ है? आर्टिकल नंबर 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करता है, राष्ट्रपति के इंपीचमेंट की बात करता है। 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की बात करता है। 75 हमारे प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की बात करता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, कि भारत का राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। आर्टिकल नंबर 60 हमारे से शपथ की बात करेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नर के भी शपथ को लेकर क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नर के ओथ की बात या शपथ की बात कहां करी गई है? आर्टिकल 159 में करी गई है। आर्टिकल नंबर 159 में करी गई है। तो राइट आंसर इज 60। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी? कह रहा है कि भैया जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है, क्या पूछ रहा है? कह रहा है जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है वो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगी? राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर आपके राष्ट्रपति के पास होगी। 54 राष्ट्रपति के इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है। 55 चुनाव के प्रक्रिया की बात करता है। 55 चुनाव के प्रक्रिया की बात करता है। 56 राष्ट्रपति के टेन्योर यानी कि उसके समयकाल की बात करता है। तो राइट आंसर इज 53। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार की बात करी गई है? भारत के अंदर इन चारों में से कौन से आर्टिकल में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करी गई है? अगर मैं आपसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करूं तो क्या आंसर होगा? देखो, 14 से लेकर 18 इक्वालिटी की बात करी है, यानी कि समानता की बात करी है। 19 से लेकर 22 फ्रीडम की बात करी है, यानी कि स्वतंत्रता की बात करी है। 29 से लेकर 30 माइनॉरिटीज की बात करी गई है, अल्पसंख्यकों की बात करी गई है। वहीं 23 से लेकर 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करी गई है। तो राइट आंसर इज 23 और 24। राइट आंसर इज बी। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता इन चारों में से कहां दी गई है? कभी कभी क्या होता है ना यार, कुछ क्वेश्चन में हमको राइट आंसर नहीं पता होता, लेकिन क्या आंसर नहीं होगा यह पता होता है। ये वही वाला क्वेश्चन है। सर कैसे? इधर आइए। आर्टिकल नंबर 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करेगा। आर्टिकल नंबर 23 जैसे फोर्स्ड लेबर भारत में इलीगल है,
ये इसके अंदर बताया गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल है, ये इसके अंदर बताया गया। वहीं पे अगर देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 29 में माइनॉरिटीज की बात करी गई है, अल्पसंख्यकों की बात करी गई है। बचा सिर्फ एक 26, क्योंकि 25 से लेकर 28 नंबर के आर्टिकल में आपको धार्मिक स्वतंत्रता देखने को मिलती है, यानी कि आपको रिलीजियस फ्रीडम देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। वेरी गुड। अगला आइए, भारत के संविधान में 371 एफ आर्टिकल में इन चारों में से एक राज्य को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। कह रहा है कि 371 एफ इन चारों में से किसकी बात करेगा? क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि 371 एफ इन चारों में से किसकी बात करेगा? अगर 371 एफ की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज डी, सिक्किम। राइट आंसर इज डी, सिक्किम। 371 ओनली महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, 371 ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश, ई तेलंगाना, एफ सिक्किम जो एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, जी मिजोरम, एच अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा। अगला आई आर्टिकल नंबर 32 इन चारों में से कहां पे आएगा? अगर तो मैं आपसे आर्टिकल नंबर 32 की बात करता हूं तो आर्टिकल नंबर 32 इन चारों में से कहां पे आएगा? देखो भैया, भारत के संविधान का जो भाग 1 है वो किसकी बात करता है? वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करेगा। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करेगा। अगर भाग नंबर 3 की बात करूं, ये फंडामेंटल राइट की बात करेगा। हमने इसको यूएसए से बोरो किया। भाग नंबर 2 सिटीजनशिप की बात करता है, नागरिकता की बात करता है। ये हमने यूके से बोरो किया। पार्ट नंबर 4 डीपीएसपी, ये हमने आयरलैंड से बोरो किया। ये आर्टिकल 1 से लेकर 4, ये आर्टिकल 12 से लेकर 35, ये आपका 5 से लेकर 11 और ये आपका 36 से लेकर 51। ठीक है जी? तो आप ये सारी बातें ध्यान रखेंगे, तो क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज बी, भाग नंबर 3। और आर्टिकल नंबर 32 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करी गई है, इसी को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, ध्यान रखेंगे इसको। और किसने कहा है बेटा ये? सर ये कहा गया किसके द्वारा? मिस्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा। अगला आई, कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन चारों में से कौन से आर्टिकल में कहा गया कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखो, आर्टिकल नंबर 51 डीपीएसपी की बात करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। 40 नंबर का आर्टिकल हमारे से विलेज पंचायत की बात करेगा। वही आर्टिकल नंबर 52 अगर देखा जाए तो ये अगर हम देखेंगे मेरे भाई, तो ये हमारे से किसकी बात करेगा? ये हमारा करेक्ट आंसर है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 78 प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज की बात करता है, प्राइम मिनिस्टर के कार्य की बात करता है। अगला आइए, नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन। आर्टिकल नंबर 75 कहता है कि भारत का जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और सीएम को गवर्नर के यानी कि राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। यह बात लिखी है 75 में और यह बात लिखी है 164 में। तो राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 164। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल यूपीएससी की स्थापना की बात करता है? यूपीएससी है ना? हां जी, यूपीएससी जो भारत में काफी सारे एग्जाम करवाते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम करवाया जाता है, सीडीएस का एग्जाम करवाया जाता है, एनडीए का एग्जाम कराया जाता है,
CAPF का एग्जाम करवाया जाता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम करवाया जाता है, काफी सारे एग्जाम करवाता है यूपीएससी, सिर्फ IAS IPS का नहीं कराता, और भी काफी सारे एग्जाम करवाता है। क्या आंसर है इसका? आर्टिकल नंबर 315। 315 यूपीएससी की स्थापना की बात करता है। राइट आंसर इज बी। यूपीएससी के मेंबर की अपॉइंटमेंट की बात इन चारों में से कहां करी गई है? आओ जरा चेक करते हैं। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करेगा, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करेगा, जिसमें क्या क्या आता है? IAS IPS और IFOS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। आर्टिकल नंबर 315 यूपीएससी की इस्टेब्लिशमेंट की बात करेगा। 316 यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं, यूपीएससी के बेटा जो सदस्य होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट की बात करता है। 326 वोट देने के अधिकार की बात करेगा। जो यूपीएससी का मेंबर होगा ना, उसका समय काल क्या होता है? या तो होता है 6 साल, उसका होता है टेन्योर, 6 साल उसका होता है टेन्योर, और 65 साल की जो एज है, 65 ईयर्स जो उसकी एज है बेटा, वो उसकी रिटायरमेंट की एज होती है, वो उसकी रिटायरमेंट की एज होती है। ये सारे क्वेश्चंस आपको जो मैं करवा रहा हूं, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इनमें ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं होगा। कोई क्वेश्चन एसएससी में आया होगा, कोई क्वेश्चन रेलवे के अंदर आया होगा, कोई किसी स्टेट एग्जाम में आया होगा, कोई CDS में आया होगा, कोई NDA में आया होगा, कोई CUET में आया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, चलो वेरी गुड। तो राइट आंसर इज C 316। अगला आइए, कह रहा है कि GST काउंसिल की बात इन चारों में से कहां करी गई है? अगर मैं आपसे GST की बात करता हूं तो 101 नंबर का जो ये अमेंडमेंट है, जो कि 2016 में आया, ये हमारे से GST की बात करता है। 1 जुलाई 2017 को GST को इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्या आंसर है इसका? आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? क्या कह रहा है भाई? राष्ट्रपति को अगर इम्पीच करना हो, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, यानी कि एक ही उसका बेस है कि अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया है। अब संविधान का उल्लंघन क्या होता है, यह बात कोई नहीं जानता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यह सुप्रीम कोर्ट आपको इंटरप्रेट करके बताएगा, पता लिखा कहीं भी ये नहीं हुआ। तो क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 61। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेगा, मंत्री परिषद की बात करेगा। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? मंत्री परिषद का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। राइट आंसर इज बी 61। अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर के पास है, कौन से आर्टिकल में? देखो भैया ऐसा है, अगर मैं आपसे ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति की बात करूं, या तो यह काम भारत का प्रेसिडेंट कर सकता है, या फिर बेटा यह काम भारत का गवर्नर कर सकता है। ठीक है भैया। अगर मैं आपसे पार्डनिंग पावर की बात करूं, क्षमादान की शक्ति की बात करूं, या तो यह काम आपसे प्रेसिडेंट कर सकता है, या मेरे भाई आपसे बेटा यह काम गवर्नर कर सकता है। सर प्रेसिडेंट करेगा आर्टिकल नंबर 123 में, यह करेगा 213 में। यह अध्यादेश जारी करने की बात हो रही है। अगर क्षमादान की बात आई तो प्रेसिडेंट करेगा 72 में, और यह करेगा 161 में। यह करेगा 161 में, 161 में। ठीक है जी, वेरी गुड सर। राइट आंसर इज 213। राइट आंसर इज 213। अगला आइए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात इन चारों में से कहां करी गई है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात इन चारों में से कहां करी गई है? कहा जाता है कि आर्टिकल 352 अगर लगाया जाए, आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। उस समय सारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है भैया। तो आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करी गई है।
लेकिन आर्टिकल 21 में और बहुत सारी चीजें इसके अंदर डाली गई, जैसे राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हैव क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू हैव गुड हेल्थ। इसके अलावा अगर देखें तो राइट टू मैरी विद योर फेवरेट पर्सन, राइट टू हैव डिजिटल एक्सेस, राइट टू हैव डिजिटल एक्सेस। ये सारे के सारे राइट्स आर्टिकल 21 में ही पाए जाते हैं। ये सारे के सारे राइट्स आर्टिकल 21 में ही है। और आर्टिकल 21 ए में क्या है? राइट टू एजुकेशन, कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। अगला ये आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 20 अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया, और आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। अमराबाद टाइगर रिजर्व इन चारों में से कहां पे है? वेयर इज अमराबाद टाइगर रिजर्व? सर अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां है बेटा? सर ये आपका तेलंगाना में। राइट आंसर इज बी, तेलंगाना। Which majestic national park known for its one-horned rhinoceros? एक ऐसा नेशनल पार्क जहां पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और जो कि असम में है। आंसर सिंपल हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क। क्योंकि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, केवलादेव या कियोलाडियो राजस्थान में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, बचा एक काजीरंगा। राइट आंसर इज ए। तमिलनाडु में इन चारों में से एक ऐसा नेशनल पार्क है मेरे भाई जो तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है। जरा बताइए एक बार, इन चारों में से तमिलनाडु में कौन सा नेशनल पार्क पाया जाएगा? इन चारों में से कौन सा नेशनल पार्क तमिलनाडु के अंदर पाया जाएगा? एज अ स्टूडेंट अगर मैं क्वेश्चन को सोल्व करूं तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहां पे है? सर ये अंडमान में है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। सुंदरबन नेशनल पार्क, सर ये आपका वेस्ट बंगाल में है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बनेरघट्टा नेशनल पार्क, सर ये आपका कर्नाटका में है, ये आंसर नहीं हो सकता। बचा सिर्फ एक, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। राइट आंसर इज डी। अगर अभी आप कभी भारत का ऐसे साउथ इंडिया बनाओ और यहां पे अगर आप श्रीलंका बनाओ, तो जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यहां पे आपको गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी को गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं। इसी को बेटा गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं। अब देखो क्या पूछ रहा है मुझसे, हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां के बीच बसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे आपको हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड पाया जाता है? देखो भैया ऐसा है, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, अगर तो उसका आंसर डायरेक्टली आता है तो आंसर डायरेक्टली लगाओ और लगा के आगे बढ़ जाओ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा। अब ये कह रहा है कि हिमालय की बात कर रहा है, अब कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पेरियार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पेरियार नेशनल पार्क केरला, अब बांधवगढ़ नेशनल पार्क अगेन मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में और केरला में तो हिमालय है ही नहीं, बचा सिर्फ एक हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहां पे है? सर हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। वेयर इट इज? लद्दाख में। यह भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है, यह भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है, और यह भारत का लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है। यह भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क भी है बेटा, और यह भारत का लार्जेस्ट सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। ठीक है जी। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। 1936 में जब इस नेशनल पार्क को बनाया गया तो यह इंडिया और एशिया का पहला नेशनल पार्क था। इंडिया और एशिया का पहला नेशनल पार्क था। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं? सर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। अच्छा, एक स्टेट ऐसा भी है जहां पे कोई नेशनल पार्क है ही नहीं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पंजाब में। पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं पाया जाता। अगला आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है
जो आपको किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर पाया जाएगा, अगेन वही एलिमिनेट करेंगे इसको। ओरांग नेशनल पार्क असम में, पेरियार और साइलेंट वैली दोनों आपके केरला में, बचा सिर्फ एक नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये कहां पर है सर? ये अंडमान में। कहां पर है सर? ये वाला अंडमान में। तो अंडमान यूनियन टेरिटरी है, तो राइट आंसर इज ए। अगला आइए नेक्स्ट, सिमलीपाल नेशनल पार्क इन चारों में से कहां पे है? सर सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका उड़ीसा में है, राइट आंसर इज सी, उड़ीसा। सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चारों में से कहां पर है? सर सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके छत्तीसगढ़ में है, राइट आंसर इज सी, छत्तीसगढ़। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इन चारों में से कहां पाया जाता है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क में क्लाउडेड लेपर्ड देखने को मिलता है, क्लाउडेड लेपर्ड पाया जाता है। कहां पर है ये? सर ये त्रिपुरा में है, राइट आंसर इज बी, त्रिपुरा। काली टाइगर रिजर्व जिसको अंशी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, काली टाइगर रिजर्व जिसको अंशी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, बेटा कहां पर है? सर ये का से काली, के से कर्नाटका। नागरहोल नेशनल पार्क इन चारों में से कहां पे है? सर नागरहोल नेशनल पार्क आपका कर्नाटका में, राइट आंसर इज बी, कर्नाटका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के सीमा के पास बहती है? हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है, जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो इंडिया का सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाला नेशनल पार्क है। हेमिस नाम की एक जगह भी है और हेमिस नाम का एक फेस्टिवल भी है। तो क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज सी, इंडस, राइट आंसर इज सी, इंडस, सिंधु नदी बहती है। विच इज द ओनली इंडियन स्टेट विच हैज नो नेशनल पार्क? भारत के ऐसे नेशनल पार्क का नाम बताओ जहां पे कोई, भारत के ऐसे स्टेट का नाम बताओ जहां पे कोई नेशनल पार्क नहीं पाया जाता। राइट आंसर इज सी, पंजाब, राइट आंसर इज सी, पंजाब। पक्का मलाई रिजर्व फॉरेस्ट इन चारों में से कहां पे है? सर आपके ये तमिलनाडु में। पक्का मलाई रिजर्व फॉरेस्ट कहां है बेटा? तमिलनाडु में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जाऊं तो भारत का लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान, भारत का स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा, और अगर सेकंड नंबर पे आऊं तो मध्य प्रदेश, अगर सेकंड नंबर पे आऊं तो मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा शिक्षा कहां पाई गई? लक्षद्वीप में। हाईएस्ट लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरी में कहां पाई गई है भाई साहब? लक्षद्वीप के अंदर पाई गई है। अगला आइए नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा स्केड्यूल कास्ट कहां पाए जाते हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा स्केड्यूल कास्ट कहां पाए जाते हैं? राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्केड्यूल्ड कास्ट पाए जाते हैं, यूपी में सबसे ज्यादा स्केड्यूल्ड कास्ट पाए जाते हैं। अगला आइए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक स्केड्यूल्ड ट्राइब कहां पाया जाता है? डी, मध्य प्रदेश, राइट आंसर इज डी, मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या कितनी थी? 1.21 बिलियन, यानी कि 121.05 करोड़, 121.05 करोड़। अगला आइए, अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सच वेयर द नंबर ऑफ वुमेन इज मोर देन मेन? भारत का कौन सा स्टेट है बेटा जहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है और मेन की संख्या कम, यानी कि वहां पे आपको हाई सेक्स रेशो देखने को मिलता है, वहां पर आपको हाई सेक्स रेशो देखने को मिलता है। राइट आंसर इज केरला, राइट आंसर इज केरला। भारत में 10 वर्षीय जनगणना किस साल में स्टार्ट करी गई? अगर मुझसे कभी कोई पूछे कि भारत में सेंसस स्टार्ट कब किया गया, तो भाई 1872 में सेंसस चालू किया गया। जो सेंसस फेल हो गया उस समय भारत का वाइसरॉय था, वाइसरॉय मेयो। उसके बाद 1881 में सेंसस फिर से किया गया। जो सेंसस आपका सक्सेस हो गया, इस समय वाइसरॉय कौन था? इस समय वाइसरॉय था रिपन। इसके बाद हर 10 साल के बाद जनगणना हुई, जैसे 1891,
जैसे कि 1901, 1911, 1921 एंड सो ऑन। तो राइट आंसर इज 1881। राइट आंसर इज 1881। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अगर भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले जिले की बात करूं, दिबांग वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग वैली जो कि बेटा अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर इज ठाणे, महाराष्ट्र। राइट आंसर इज ठाणे, महाराष्ट्र। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच में अंतर सबसे अधिक है? क्या बोल रहा है ये? कह रहे हैं कि अगर मैं आपसे लिटरेसी रेट की बात करूं, तो अगर मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट देखी जाए तो सबसे ज्यादा गैप कहां पे है? राइट आंसर इज राजस्थान। राइट आंसर इज राजस्थान। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। यहां पर आपका ये राजस्थान करेक्ट होगा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। यहां पर आपका ये राजस्थान करेक्ट होगा। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरला की लिटरेसी रेट कितनी थी? 94%। 94%। ठीक है जी। देखो, केरला इस समय 100% डिजिटल लिटरेसी के साथ चल रहा है। केरला बेटा इस समय 100% डिजिटल लिटरेसी केरला के अंदर पाई जाती है। लेकिन भारत के कुछ स्टेट जिन्होंने 100% लिटरेसी का टैग अचीव किया, सबसे पहले यह टैग मिला किसको? मिजोरम को। उसके बाद यह टैग मिला गोवा को। उसके बाद यह टैग मिला त्रिपुरा को। फिर मिला हिमाचल प्रदेश को। अगला आइए, कह रहा है कि अगर मैं बोलूं कि आपसे हरिहर क्षेत्र मेला इन चारों में से कहां करवाया जाता है? क्या बोल रहा है? कह रहा है कि हरिहर क्षेत्र मेला इन चारों में से कहां करवाया जाता है? अगर मेरे भाई मैं आपसे हरिहर क्षेत्र मेला की बात करता हूं, तो हरिहर क्षेत्र मेला बिहार में करवाया जाता है। राइट आंसर इज ए। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा के साथ जुड़ा हुआ है? यानी कि इनमें से कौन सा फेस्टिवल त्रिपुरा में करवाया जाता है? सर, इन चारों में से अगर मैं खर्ची पूजा की बात करता हूं, तो खर्ची पूजा राइट आंसर इज त्रिपुरा। अगला आइए, जैसे वंगाला मेघालय, कांगचिंगबा मणिपुर, बिहू असम, खर्ची पूजा त्रिपुरा। बगवाल मेला इन चारों में से कहां करवाया जाता है? सर, बगवाल मेला कराया जाता है देवीधुरा में। कहां पे? उत्तराखंड के देवीधुरा में। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव को या कौन से महोत्सव को आप गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के साथ जोड़ेंगे? राइट आंसर इज अंबुबाची महोत्सव। राइट आंसर इज अंबुबाची महोत्सव। भारत के किस राज्य में वंगाला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? अभी तो वंगाला फेस्टिवल की बात कर आए हैं। राइट आंसर इज ए, मेघालय। राइट आंसर इज ए, मेघालय। अगर याओशेंग उत्सव की बात करूं तो किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? देखो, याओशेंग के नाम में ही है कि ये एक नॉर्थ ईस्ट का एक फेस्टिवल है। तो राइट आंसर इज मणिपुर। राइट आंसर इज बी, मणिपुर। चापचार कुट मेला इन चारों में से कहां मनाया जाता है? राइट आंसर इज सी, मिजोरम। चापचार कुट मेला मिजोरम। अगर पोंगल की बात करूं, पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? इन चारों में से पोंगल कहां मनाओगे? सर, पोंगल मनाया जाता है साउथ इंडिया में। तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। राइट आंसर इज तमिलनाडु। भाई, 2023 में भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल इन चारों में से कहां पर सेलिब्रेट किया गया? राइट आंसर इज बी, दिल्ली। राइट आंसर इज बी, दिल्ली। तो इसी के साथ साथ हमारी ये स्टैटिक जीके वाली क्लास यहां पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये क्लास देखकर मजा आया हो तो बेटा क्लास को एक बार लाइक कीजिएगा। साथ में हमारे चैनल को बेटा एक बार सारे बच्चे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट। और अभी मैं आपसे बात करना चाहूंगा इसके अंदर हमारे एक बैच के बारे में, जिस बैच का नाम है सीजीएल शिखर 2.0 बैच। अगर आप में से कोई स्टूडेंट सीजीएल इस बैच की तैयारी कर रहा है, अगर आप में से बेटा कोई भी स्टूडेंट अगर इस सीजीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आपको शिखर बैच के अंदर क्या क्या मिल जाता है? आपको डेली की मिलती है लाइव क्लासेस, जहां पर आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है। यहां पर आपको लेटेस्ट मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर।
आपको मिल जाएंगे सेक्शनल टाइमिंग वाले मॉक टेस्ट, आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए स्टडी नोट्स, और आपको मिल जाएंगे बेटा रिकॉर्डेड क्लासेस। यानी कि अगर आप ये बैच ज्वाइन कर लोगे तो आपको सीजीएल के लिए कोई और बैच ज्वाइन करने की मेरे भाई जरूरत ही नहीं है। आपको सब कुछ एक ही बैच के अंदर मिल जाएगा। इस बैच का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर लिखा होगा बकायदा कि एसएससी सीजीएल शिखर 2.0 बैच। इस बैच को लेने के लिए बेटा आपको क्या करना है, आपको एवीएस कूपन कोड लगाना है, और जो 699 का बैच आपको दिखाएगा 3 महीने का, आपका वो फीस कम होके सिर्फ 529 रुपए की रह जाएगी। अगर आप एवीएस कूपन कोड लगाओगे तो आपको सीजीएल बैच सिर्फ मिलेगा बेटे कितने का, 5 to 9 का। यानी कि आपको सिर्फ एवीएस कोड लगाना है और आपको 529 रुपए में सीजीएल का कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जहां पर आपको हम एग्जाम से पहले सिलेबस भी कवर करा देंगे और सब कुछ आपको मिल जाता है एक साथ। अगर अच्छी लगी क्लास तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े मेरे साथ डेली इस क्लास के अंदर। जय हिंद, बाय बाय।